हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 9। देखते हैं आज के लेक्चर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड दो तरीके की होंगी, एक होगी यूनिफॉर्म फील्ड, एक होगी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखने के बाद हम फोर्स निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे और वर्क डन का एक्सप्रेशन निकालेंगे। फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख के भी हम फोर्स और टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। तो एक डाइपोल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया और वो एक्सटर्नल फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहे। तो ये है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड है E। ये रहा वो डाइपोल जिसको हमने इस फील्ड में रख दिया। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट को इधर शो कर देता हूं। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल मान लेते हैं थीटा। और अब देखते हैं इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। पहला काम होगा हमारा नेट फोर्स निकालने का। देखो, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगती है और मैग्नीट्यूड आपको पता ही है Q इंटू ई, पहले के लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा Q इंटू ई, बट उसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट लगेगी। अब देखो, डाइपोल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फोर्स कितनी बनेगी? 0। तो जब एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल बिकम्स 0। इसको नेट ट्रांसलेटरी फोर्स भी बोला जा सकता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, नेट ट्रांसलेटरी फोर्स ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड इज 0। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क का एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। देखो, आइदर फोर्स का मतलब कोई भी एक फोर्स की बात कर लो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम है। तो आइदर फोर्स में हमने QE लिख दिया। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों फोर्सेस ये रही, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है। अगर लाइन ऑफ एक्शन देखा जाए दोनों फोर्सेस के लिए तो ये हो जाएगी लाइन ऑफ एक्शन। अब दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 2a। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। 2a का एक कंपोनेंट इधर आएगा 2a cos थीटा और एक कंपोनेंट वर्टिकली बनेगा 2a sin थीटा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो इधर बनेगा, बट उसको मैं इधर दिखा देता हूं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में, ये कितनी आ गई? 2a sin थीटा।
तो इसको यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे 2a sin थीटा। चार्ज और सेपरेशन इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट इंटू E sin थीटा। तो ये है टॉर्क का एक्सप्रेशन PE sin थीटा। अगर इसी एक्सप्रेशन को, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसी एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, P क्रॉस E। अब बात करते हैं टॉर्क की SI यूनिट क्या होती है। SI यूनिट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आइदर फोर्स की यूनिट है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर। तो टॉर्क की SI यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर। अब बात करते हैं कि जब एक डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगती है तो वो डाइपोल किस तरफ रोटेट करना चाहेगा। देखो, जब भी हम किसी डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा और वो टॉर्क हमेशा डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ घुमाना चाहेगा। अब बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होती है। तो देखो, हम यहां पे 3 केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 की बात करते हैं। व्हेन एंगल इज 0 डिग्री, तो टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहां पे PE sin थीटा। साइन थीटा 0 यहां पे रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाता है, तो टॉर्क कितना लगेगा, 0। इस डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स तो पहले से ही 0 है, टॉर्क भी 0 हो गया, तो डाइपोल चला गया कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में। बस अब ये देखना है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो इस डायग्राम को रब करके एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा। एंगल हमने 0 माना था डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। अब देखते हैं इसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल। ये कैसे पता लगाते हैं, ध्यान से सुनो। ये एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, मान लेते हैं इसको हमने ऐसे रोटेट करा दिया, तो इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज और इधर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे रोटेट करने के बाद इसको छोड़ दो और देखो कि ये डाइपोल किधर जाना चाहता है। अगर ये वापस उसी पोजीशन पे आना चाहे तो ये बन जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर ये उस पोजीशन से दूर जाना चाहे तो ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगी और नेगेटिव के ऊपर फोर्स इधर लगेगी और ये डाइपोल वापस उसी पोजीशन पे जाना चाहेगा। सो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा इक्वल्स टू 0 पे जो डाइपोल होता है वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। अब देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होती है। दूसरा केस डिस्कस करेंगे एट थीटा इक्वल्स 180 डिग्री। उसके लिए हमें डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा। अब इस साइड है पॉजिटिव चार्ज और इस साइड है नेगेटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है और डाइपोल मोमेंट इधर है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 180 डिग्री। अब देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम जो है वो कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है। इक्विलिब्रियम तो इस केस में भी होगा क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा। थीटा की जगह 180 रखोगे तब भी टॉर्क 0 आएगा, टॉर्क भी 0, फोर्स तो इस केस में 0 थी ही, तो इक्विलिब्रियम है। अब देखो
इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, इसको मान लेते हैं हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, तो पोजीशन कुछ ऐसी हो गई, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इसको डिस्प्लेस करने के बाद रिलीज कर दो। अब देखो ये किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगी, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इधर लगेगी। रिलीज करने के बाद ये डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये ऐसे घूम जाएगा। मैंने तुमसे ये चीज पहले ही बताई थी, जब भी किसी डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं वो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव करना चाहता है, तो ये पोजीशन बन जाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। At theta equals to 180 degree, the dipole is in unstable equilibrium। एक और केस देखते हैं, केस नंबर 3। थीटा है 90 डिग्री, टॉर्क कितना लगेगा इस केस में, sin 90 एंड sin 90 इज 1, तो टॉर्क लगेगा PE। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क पोजीशन। 90 डिग्री पे डाइपोल के ऊपर टॉर्क मैक्सिमम लगती है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टू चार्जेस ऑफ -9 microcoulomb and +9 microcoulomb are placed at 2 points P and Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 104 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -1, 5। लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है 0.2 I कैप वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होती है। न्यूटन पर कूलम भी एक यूनिट होती है, वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होती है। इस यूनिट के बारे में आपको चैप्टर 2 में पता चलेगा। और देखते हैं पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो अब टॉर्क निकालेंगे हम। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। पहले हमें P निकालना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है 0.2 I कैप। P निकाल लेते हैं। दोनों चार्जेस की पोजीशंस देखते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, P पॉइंट पे ये रखा हुआ है -9 माइक्रोकूलम, और Q पॉइंट पे रखा हुआ है +9 माइक्रोकूलम। तो डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अब इस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल लेते हैं, R वेक्टर। R वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस करके I J K कैप के फॉर्म में लिख देंगे इसको। 2 - 1 इज 1, सो I कैप, -1 -0 -j कैप, 5 -4 K कैप। तो यहां से हमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा। डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन। यहां पे जो सेपरेशन है वो है mod r, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें यहां पे r के अलोंग एक यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। तो चार्ज है हमारे पास 9 माइक्रोकूलम, r के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो निकालेंगे पहले। उसके लिए हमें r का मैग्नीट्यूड चाहिए। r का मैग्नीट्यूड आएगा √3, और यूनिट वेक्टर बनेगा r के अलोंग I कैप -j कैप +k कैप बाय √3। यहां पे वैल्यू रख देते हैं इनकी वैल्यू रखने के बाद जो फाइनली बचेगा वो बचेगा
इतना। तो ये है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन ही है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है 0.2 आई कैप, 9 इंटू 10 रेज टू पावर -6 इंटू 0.2, ये तो हो गया 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -6। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, i माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर, इसका क्रॉस निकालना है हमें आई कैप के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे। ये अब मेरे को रब करना पड़ेगा। मान लो ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B, तो A क्रॉस B डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से हम निकाल लेंगे, i j k। A के कोफिशिएंट्स देखो 1, -1, 1, और B वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं 1, 0, 0। अब इसका क्रॉस कर देते हैं। आई कैप के लिए हम ये कॉलम और ये रो छुपा लेंगे और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0। जे कैप के लिए एक माइनस साइन फॉर्मूले में ही लगता है, इसकी रो और कॉलम को छुपाएंगे तो 0, -1। सिमिलरली के कैप के लिए +1। तो ये आ गया जे कैप प्लस के कैप। तो यहां पे फाइनल आंसर हमारा बचेगा 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -6 जे कैप प्लस के कैप। तो ये है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया, हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाल लिया, और अब हम देखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। तो देखो, एक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। यह है एक यूनिफॉर्म फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड है E, और ये रहा डाइपोल। ये -q चार्ज और ये +q चार्ज। मान लेते हैं जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो एंगल है थीटा। अब हमारा काम क्या है वो देखो, हमें इस डाइपोल को इस पोजीशन से हटा के थोड़ा इस पोजीशन तक लाना है, मतलब हमें इसको रोटेट करना है। हमें इसको यहां तक रोटेट करना है। तो जो चेंज आया, मान लेते हैं जो स्मॉल चेंज आया, वो स्मॉल चेंज आया d थीटा। देखो, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं कि एक डाइपोल जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाना चाहता है, बट हम इसको टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन लगाना पड़ेगा यहां पे। तो वर्क डन कितना लगेगा, हम यहाँ पे पहले एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे इस डाइपोल को स्मॉल एंगल से रोटेट करने के लिए। वर्क डन का फॉर्मूला होगा टॉर्क
इंटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता ही है, पीई साइन थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा। तो इतना वर्क डन लगेगा इस डाइपोल को एक स्मॉल एंगल से रोटेट कराने में। अब मान लो हमें एक डाइपोल को θ1 से θ2 तक रोटेट कराना है, तो हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन इस तरीके से निकलेगा, θ1 से θ2 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल लिया जाए, पीई बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस साइन मैं यहां लगा देता हूं और ये बन गया कॉस थीटा। इनिशियल और फाइनल लिमिट्स ये रही। पहले फाइनल अपर लिमिट आएगी यहां पे, ये बनेगा कॉस थीटा 2, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1। सो दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। ये है फाइनल फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे हम, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ डाइपोल विद अ डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड p इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब पहले जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, तो इनिशियल एंगल हो गया उसका 0 डिग्री। फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल टू इट्स पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब हमने उसको स्टेबल से कितना रोटेट कर दिया, अनस्टेबल तक रोटेट कर दिया, तो फाइनल पोजीशन हो गई उसकी 180 डिग्री। और हमें वर्क डन निकालना है इसके लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला जैसा कि हमने अभी अभी डिराइव किया था, cos θ2 माइनस cos θ1। cos θ2 इज 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। cos 180 इज -1, cos 0 1, तो ये आएगा फाइनली 2 टाइम्स ऑफ PE। तो इतना वर्क डन लगेगा एक डाइपोल को स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल पोजीशन तक रोटेट करने के लिए। आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया, टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाल लिया, वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाल लिया। कौन से केस के लिए? जब डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ था। अब हम डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे और फोर्स और टॉर्क निकालेंगे। डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, और हमारा पहला काम है फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करना। तो देखो, ये है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग है। यहां पे जो यूनिफॉर्म ये जो फील्ड है इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाता है। कैसे? यहां पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी देखो, फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहां कम है, कंपैरेटिवली यहां फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम x डायरेक्शन में बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो एक डाइपोल इसमें रख देते हैं हम, ये रहा माइनस क्यू चार्ज और ये रहा प्लस क्यू चार्ज। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है
और इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है E, और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गई होगी, तो यहां पे मैग्नीट्यूड हो गया E प्लस डेल्टा E। देखते हैं इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। फोर्स की अगर बात करें, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और कितनी लगेगी, वो लगेगी Q इंटू जो भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। और इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर जो फील्ड है वो है E प्लस डेल्टा E, तो फोर्स हो जाएगी Q इंटू E प्लस डेल्टा E। अब नेट फोर्स निकालने के लिए हमें इन दोनों फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन उधर है और एक की डायरेक्शन इधर है, तो नेट फोर्स हमें ऐसे मिलेगी माइनस QE। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा Q इंटू डेल्टा E। पर इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता था Q इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा E बाय डेल्टा एक्स। अब देखो Q इंटू डेल्टा एक्स, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम डेल्टा एक्स मान लेते हैं। चार्ज इंटू सेपरेशन बिकम्स डाइपोल मोमेंट, और इस एक्सप्रेशन को डेल्टा E बाय डेल्टा एक्स लिख लेते हैं। और अगर इसको थोड़ा सा और हम इस एक्सप्रेशन को चेंज करें तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है DE बाय dx। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स acting on a dipole which is placed in non-uniform electric field। बट ये जो एक्सप्रेशन था ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था जो इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में चेंज हो रही थी, मतलब x डायरेक्शन के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। अगर हम एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करें जो कि x में भी चेंज हो रही है, y में भी चेंज हो रही है और z डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है, प्लस डाइपोल मोमेंट का x में भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट है, y में भी कुछ कंपोनेंट है और z डायरेक्शन में भी कुछ कंपोनेंट है, तो फोर्स का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। डाइपोल मोमेंट इन x डायरेक्शन dE बाय dx प्लस डाइपोल मोमेंट इन y डायरेक्शन dE बाय dy प्लस डाइपोल मोमेंट इन z डायरेक्शन dE बाय dz। तो ये है एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं टॉर्क कितना लग रहा है इस डाइपोल के ऊपर। जैसा कि हमें पता है टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो इस केस में देखो फोर्स कितनी लग रही है Q इंटू E, बट उस जगह पे फोर्स डिफरेंट भी है, तो हम यहां पे कुछ नहीं लिख सकते, इसकी जगह पे तुम सिर्फ फोर्स मानो। वैसे तो नेट फोर्स भी हम यहां पे लिख सकते हैं। नेट फोर्स कितनी लग रही थी Q इंटू डेल्टा E। अब देखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा दोनों फोर्सेस के बीच में। एक फोर्स लग रही है इस तरफ और एक फोर्स लग रही है इस तरफ। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 0। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस के लिए जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी 0। तो नेट टॉर्क इन दिस केस इज 0। बट ये एक स्पेशल केस था जिसमें डाइपोल मोमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड था। अगर ऐसा होता कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ना होता तो टॉर्क की कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू होती।
तो देखते हैं वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ना रखा हुआ हो, डाइपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। तो इस केस में जो टॉर्क लगेगा डाइपोल के ऊपर वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, P क्रॉस E, जो फॉर्मूला हमने यूनिफॉर्म फील्ड के केस में निकाला था। फर्क एक छोटा सा है बस, क्या कि जहां भी हम डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालेंगे उसी पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहां रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। यहां कुछ और फील्ड है, यहां वैल्यू कुछ और है। तो डाइपोल जहां भी रखा हुआ है, डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू इस फॉर्मूले में आपको रखनी होगी। सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग z डायरेक्शन। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो z डायरेक्शन के अलोंग है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ एवर नॉट कॉन्स्टेंट बट इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रेट से इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक पर्टिकुलर रेट से इंक्रीज हो रहा है, और वो रेट क्या है? 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। मतलब जैसे ही हम 1 मीटर आगे बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁵ न्यूटन पर कूलम इंक्रीज हो जाती है। मतलब हमें जो चीज गिवन है यहां से वो क्या गिवन है? dE/dz की वैल्यू हमें मिल गई 10⁵। आगे देखते हैं, व्हाट आर द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिस्टम having a total dipole moment equal to 10⁻⁻7 कूलम मीटर in negative z डायरेक्शन। एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है 10⁻⁻7 कूलम मीटर, और वो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव z डायरेक्शन में है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव z डायरेक्शन में। तो ऐसे डाइपोल के ऊपर फोर्स कितना लगेगा और टॉर्क कितना लगेगा, तो देखते हैं। पहले हम बात करेंगे फोर्स की। फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बताया था वो यूज करेंगे, Px dE/dx, Py dE/dy प्लस Pz dE/dz। तो देखो डाइपोल मोमेंट कंप्लीटली नेगेटिव z डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी z डायरेक्शन में है, ना कोई x कंपोनेंट है ना कोई y कंपोनेंट है। तो ये और ये फैक्टर 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं डाइपोल मोमेंट इन z डायरेक्शन। z डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है 10⁻⁷ कूलम मीटर, और dE/dz की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10⁵। तो यहां से हमें मिलेगा 10⁻⁻2 न्यूटन। मतलब डाइपोल के ऊपर जो फोर्स लगेगी ऐसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में वो फोर्स लगेगी 10⁻⁻2 न्यूटन। अब बात करते हैं कि उस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखते हैं। मान लेते हैं ये वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है z डायरेक्शन में, ये z डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन के अलोंग है, और जो डाइपोल मोमेंट रखा हुआ था वो किस तरफ रखा हुआ था? जो डाइपोल रखा हुआ था वो नेगेटिव z डायरेक्शन के अलोंग उसका डाइपोल मोमेंट है। इसका मतलब -q चार्ज यहां है और +q चार्ज इस तरफ है। ध्यान से देखना,
नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस तरफ, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस तरफ। अब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, बट ये देखना है कि कौन सी फोर्स दूसरी फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, जैसे जैसे हम z डायरेक्शन में चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाती है। तो इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E प्लस डेल्टा ई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो किस जगह पे फोर्स ज्यादा लगेगी? इस जगह पे। और कहाँ फोर्स कम लगेगी? यहाँ। तो नेट फोर्स किधर आएगी? नेट फोर्स आएगी नेगेटिव z डायरेक्शन के अलोंग। तो इसके लिए अगर हम डायरेक्शन दिखाना चाहें तो डायरेक्शन हम दिखाएंगे माइनस k कैप न्यूटन। अब बात करते हैं टॉर्क कितना लग रहा है इसके ऊपर। टॉर्क के लिए हम सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे P क्रॉस E। इसको हम PE साइन थीटा भी लिख सकते हैं। P हमें गिवन है 10⁻⁻⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हमें dE/dz गिवन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लो, उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। साइन थीटा की बात करते हैं। देखो डायपोल मोमेंट किस तरफ है? इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? उस तरफ। दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। तो टॉर्क कितना आएगा सिस्टम के ऊपर? 0। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द फोर्स ऑन अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। मतलब हमें डाइपोल मोमेंट गिवन है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R। मतलब एक डाइपोल यहां पे रखा हुआ है और एक चार्ज, मान लेते हैं ये है चार्ज Q, और जो डाइपोल रखा हुआ है वो यहां रखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट हमें पता है इस डाइपोल का कितना है? P। ये एक डाइपोल है। इस चार्ज की वजह से अगर हम देखें तो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे या चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी, फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक चार्ज की वजह से आसपास के रीजन में जो फील्ड क्रिएट होती है दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन है, फोर्स हमें निकालनी है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे P dE/d। अब मान लेते हैं ये x डायरेक्शन के अलोंग है, ये डाइपोल जो है वो इस तरफ रखा हुआ था ऐसे, तो dE/dx। अब देखो P तो हमें गिवन है, P है, और dE/dx हमें यहां पे निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे जो फील्ड होगी, या नॉर्मली इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है वो होती है kq/x²। पहले हम dE/dx निकाल लेंगे, वो हो जाएगा kq, और 1/x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें निकालना है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2, और पावर आगे आ जाती है और इधर पावर में कम हो जाता है, तो ये बनेगा -2 पावर में एक कम हो जाता है, तो -2 -1 ये हो जाएगा -3, तो नीचे बच जाएगा क्यूब। तो 1/x² का डिफरेंशिएशन आ गया -2/x³। इसको हम डायरेक्टली यहां यूज कर लेंगे -2/x³। अब dE/dx की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो फोर्स, और फाइनली हम x की जगह रख देंगे r। तो P dE/dx इज -2
के क्यूब बाय एक्स क्यूब, और x की जगह फाइनली हमें क्या रखना है, r, तो ये बन जाएगा p 2k क्यूब बाय r क्यूब। So this is the expression for force acting on this dipole। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। अब क्वेश्चन का कहना है कि इस तरीके से एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट है ऊपर की तरफ, और इन दोनों चार्जेस की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमें पता लगाना है। What is the force acting on this dipole due to the other two charges? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूटन के थर्ड लॉ का यूज करेंगे। एक बार देखते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, जरा रिकैप करते हैं। ए बॉडी अगर बी के ऊपर फोर्स लगाती है तो बी बॉडी भी ए के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा यहां पे। तो देखो, हमें डाइपोल के ऊपर फोर्स निकालना है दोनों चार्जेस की वजह से। हम पहले क्या करेंगे, हम डाइपोल की वजह से चार्जेस के ऊपर लगने वाला फोर्स निकालेंगे। देखो, अगर इस डाइपोल के हिसाब से देखा जाए, इसका डाइपोल मोमेंट है ऊपर की तरफ। किसी एक चार्ज की बात करो, इस चार्ज की बात करो, डाइपोल मोमेंट है इस तरफ, और ये चार्ज इस डाइपोल के इक्वेटर पे लाई करता है। कितनी डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे। तो इस डाइपोल की वजह से ए डिस्टेंस पे इक्वेटर पे जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, फॉर्मूला हम इस लेक्चर में, इससे पिछले वाले लेक्चर में देख ही चुके थे। लेक्चर नंबर 1.8 में हम ये चीज देख चुके थे। के पी बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला था एक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। आर होती थी उस पॉइंट की डिस्टेंस, तो यहां पे जो डिस्टेंस है वो है ए, तो इसको हम कर देंगे के पी बाय ए क्यूब। तो इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मिल गई, कितनी, के पी बाय ए क्यूब। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कितनी लगेगी, Q इंटू ई। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, के पी बाय ए क्यूब। तो इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इतनी फोर्स लग रही है। डायरेक्शन देख लेते हैं फोर्स की। एक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इतनी, और उसकी डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल। तो डाइपोल की वजह से फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी इस तरफ लगेगी, और सिमिलरली इस चार्ज के ऊपर भी जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, F, जिसका मैग्नीट्यूड है इतना। तो देखो, दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, और अब ये दोनों चार्जेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ डाइपोल के ऊपर फोर्स लगाएंगे इक्वल एंड अपोजिट। तो डाइपोल के ऊपर लगने वाली फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल वो होगी 2F। 2F क्यों, क्योंकि ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F, ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F, नेट फोर्स आ जाएगी 2F, बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि डाइपोल इनके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगती है। तो 2, और ये हो गया के पी क्यू बाय ए क्यूब, और डायरेक्शन हो गई अपवर्ड्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक्स होंगे आने वाले लेक्चर्स में। बाय।